Hello everyone and welcome to my beautiful channel RKKR Maths। स्टूडेंट मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ये मैट्रिक्स का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है जिसमें मैं कैसे सिन्हा का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। और इस सॉल्यूशन सीरीज में मैं एक पार्ट कर चुका हूँ जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक का सॉल्यूशन दिया हूँ। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से बताने वाला हूं मैं, जो कि पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अगर आपके पास ए बराबर कोई मैट्रिक्स ऐसा दिया हो, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज टू। तो कौन से, नीचे 3 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा अगर ए बराबर ऐसा मैट्रिक्स दिया हो तो चलिए एक एक करके सारे को समझते हैं। फर्स्ट में है ए इज डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। सेकेंड है ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स बट नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। थर्ड है ए इज डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स ए यहाँ पे दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स के बेसिस पे हमें चूज करना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अगर आप इन तीनों स्टेटमेंट में से किसी भी स्टेटमेंट के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो आइए समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है एंड स्केलर मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले मैं आपको डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन बता देता हूँ। डायगोनल गोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों को पहले समझनी होगी। जैसे मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है, 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 ये आपको समझनी होगी। तो मैट्रिक्स का डायगोनल को अगर समझना चाहते हैं तो फिर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स को जानना होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स को जानना होगा। तो आइए स्क्वायर मैट्रिक्स को समझते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम सेम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं 1 2 4 5। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम सेम है। रो कितने हैं, 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम हैं। देखिए 2 कॉलम है, तो इसीलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मेरे पास 3 बाई 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे रोज 3 है और कॉलम 3 है, मीन्स रोज और कॉलम बराबर हो चुके हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं समझ चुके हैं। अब मैं सीधे आता हूँ मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है इसे समझाता हूँ। मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है, तो एक मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ। मैट्रिक्स का डायगोनल समझने के लिए आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। तो 1 0 2 5 6 7 8 9 2। देखिए यहाँ पे ये जो 1 6 और 2 के अलोंग ये जो लाइन है ना,
इसी को कहते हैं डायगोनल। डायगोनल और डायगोनल का, और यहाँ पे डायगोनल को मेन डायगोनल या तो प्रिंसिपल डायगोनल बोली जाती है, या तो प्रिंसिपल डायगोनल बोली जाती है। ये आपको यहाँ समझना होगा। और इस वक्त डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं वो है 1, 6 और 2। चलिए, आप डायगोनल समझ चुके हैं तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। देखिए, आगे आपको मुझे समझाना है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन, परिभाषा आपको मैं बताता हूँ। इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो इसके लिए आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो लेट कर लीजिए ए बराबर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर क्या है? मैट्रिक्स। लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड diagonal matrix। diagonal matrix if elements if elements if elements not occurring along principal diagonal if elements not occurring along principal diagonal are equal to 0, तो डेफिनेशन यही है कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए को कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। कब कहेंगे? अगर एलिमेंट्स नॉट अकरिंग अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है? चलिए, इसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स? तो स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें एलिमेंट्स में फिल कर ले रहा हूं, एलिमेंट 1 0 0 2 नहीं 0 2 0 0 0 5। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन बोलता क्या है। डेफिनेशन कहता है कि एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स नॉट अकरिंग अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल, मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स नहीं है। तो प्रिंसिपल डायगोनल पे कौन कौन नहीं है? ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। और कहता है कि प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स नहीं है वो 0 होनी चाहिए। और इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल पे नहीं है वो 0 है। जैसे देखिए, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल पे नहीं है, ये प्रिंसिपल डायगोनल पे नहीं है, प्रिंसिपल डायगोनल पे नहीं है, प्रिंसिपल डायगोनल पे नहीं है, और 0 सारे के सारे हैं। ये आपका क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल है, या इसी को आप मेन डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे, यही तो बोलता है एलिमेंट्स नॉट अकरिंग। नॉट अकरिंग का मतलब एलिमेंट्स जो प्रिंसिपल डायगोनल पे नहीं है। अकरिंग का मतलब होना। तो एलिमेंट्स जो प्रिंसिपल डायगोनल पे नहीं है वो 0 होनी चाहिए। और यहाँ देख सकते हैं इस प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट नहीं है वो 0 तो है, 0 तो ही है, नहीं है 0 है। सो ये मैट्रिक्स हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको नोट करना है इस डेफिनेशन से, कि बोला है इफ एलिमेंट नॉट अकरिंग अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू 0। ठीक, ये तो समझ गए आप। बट ये
कभी नहीं कहा है कि डायगोनल पे एलिमेंट्स कैसे होनी चाहिए। यस, आप सही समझ रहे हैं कि डायगोनल पे एलिमेंट्स कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ भी तो नहीं कहा है। तो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं। डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 1 0 0 0 0 0 0 0 2। तो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 1 भी हो सकता है, 0 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है। जैसे कि अभी देख सकते हैं आप, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं कि यहाँ मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं इसको, पे 2 एलिमेंट 0 हो गया है, 2 एलिमेंट 0 हो गया है और इसमें 1 एलिमेंट 0 हुआ है। ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन कहा था कि प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे उनको छोड़ करके 0 होना चाहिए। और ये देखिए, उनको छोड़ करके 0 है, उनको छोड़ करके 0 है। तो ये दोनों हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। एंड यस, तीनों के तीनों एलिमेंट्स भी 0 हो सकते हैं, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। तीनों के तीनों एलिमेंट्स भी 0 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों के तीनों एलिमेंट्स भी 0 हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये तीनों एलिमेंट्स भी 0 हो सकते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है कि मेन डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हो गए, जो मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स नहीं है वो 0 होना चाहिए। तो देखिए 0 है कि नहीं, 0 है कि नहीं। ये सारे एलिमेंट्स मेन डायगोनल के अलावा है और वहाँ पे वो 0 है, और मेन डायगोनल के एलिमेंट्स भी इस वक्त 0 है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 हो भी सकते हैं एंड 0 नहीं भी हो सकते हैं। अगर 0 हो गए सारे तब भी वो कहलाएंगे डायगोनल मैट्रिक्स, और नहीं भी होते हैं तब भी कहलाएंगे डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावे एलिमेंट्स होंगे उनको 0 होना नेसेसरी है। चलिए अब मैं सीधे बताता हूं आपको स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स इसी का टाइप है, स्केलर मैट्रिक्स इसी का टाइप है, डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स के एलिमेंट सेम हो, जिसके डायगोनल के एलिमेंट सेम हो। जैसे 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1। तो देख सकते हैं इस वक्त जो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है और इस डायगोनल मैट्रिक्स का जो डायगोनल है वो सेम है। सेम है कि नहीं? 1 1 1 देख सकते हैं सेम है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हुआ। एक और देखिए इसका एग्जांपल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये भी आपका स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट सेम है कि नहीं? सेम है। डायगोनल के एलिमेंट्स, और इसे जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। चलिए एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप कि ये आपका सेम है। क्या है? सेम है, इसीलिए डायगोनल मैट्रिक्स है। चलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है और ये हुआ आपका स्केलर मैट्रिक्स। क्योंकि ये सेम हो गया तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या बोला है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स हो वो सेम हो जाए तो उसको स्केलर बोलेंगे। और ये ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें हमारा डायगोनल सेम है, 2 2 2, तो सेम हुआ। तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स हुए। अब क्वेश्चंस की ओर मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया जाए, जैसे कि अभी यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है, लेट किया गया है 2 0 0 0
3 0 0 0 -1। पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं? पहला सवाल। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तब होगा जब डायगोनल, मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है उनके अलावा 0 होनी चाहिए। और उनके अलावा देखिए 0 तो है, 0 तो है, 0 तो है। तो ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अब सवाल है, पहला वाला स्टेटमेंट पढ़िए, ए इज डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। चलिए चेक करते हैं कि ये क्या स्केलर मैट्रिक्स होगा? क्या ये मेरा स्केलर मैट्रिक्स होगा? तो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए? स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए? डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए? डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए? डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और इस मैट्रिक्स में जो डायगोनल है 2 है, 3 है, -1 है, क्या ये तीनों आपस में इक्वल है? नहीं। तो ये तो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो ऑप्शन ए में जो है हमारा, ए इज डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स, मीन्स ये सही है। ये डायगोनल तो है बट स्केलर नहीं है। सेकेंड क्या है, ए इज स्केलर मैट्रिक्स, ए स्केलर है ही नहीं, बट नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल है जबकि यहाँ पे डायगोनल नहीं कह रहा है। तो ऑप्शन जो 2 है वो गलत हो गया। तीसरा, ए इज डायगोनल एज वेल एज स्केलर मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल सिर्फ है, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर नहीं है, इसीलिए थर्ड नंबर भी सही नहीं है। तो ओनली 1 इज करेक्ट। तो मैं समझता हूं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट है कि ए इज अ रो मैट्रिक्स, इफ ए इज अ रो मैट्रिक्स एज वेल एज अ कॉलम मैट्रिक्स देन ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा? अच्छा, रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स क्या होता है? एंड कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आपको रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स पता है तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो मैं बता दूं रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास एक रो हो, एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, तो देखिए ये आपका एक रो मैट्रिक्स है, ये क्या है? रो मैट्रिक्स है। और ये भी आपका रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक और मात्र एक रो है। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक और मात्र एक कॉलम हो। कितने कॉलम हो? एक और मात्र एक कॉलम हो। जैसे 1 2 3, तो यहाँ कॉलम एक है। रो पे आपको ध्यान नहीं देना है, रो कितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कॉलम एक हो तो उसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, उसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, उसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि 2, इसमें कॉलम कितने हैं? तो इसमें कॉलम 1 है, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, अब ये जो कॉलम मैट्रिक्स है ये आपका रो मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसमें रो 1 है। तो यहाँ पे हमारा अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट एक और मात्र एक हो, कोई सा भी, अगर 4 में लेता हूँ, तो ये हमारा रो भी होता है और ये हमारा कॉलम भी होता है। ये रो मैट्रिक्स भी होता है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी होता है। तो अगर कोई मैट्रिक्स के पास एक और मात्र एक एलिमेंट हो तो वो रो मैट्रिक्स होगा, साथ ही साथ कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो बताइए वो कौन सा मैट्रिक्स है जो रो मैट्रिक्स है और कॉलम मैट्रिक्स है? देखिए, इफ ए इज रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स, इसका मतलब हुआ कि अगर ए रो मैट्रिक्स है और वो कॉलम मैट्रिक्स भी है, देन पूछा है, देन ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा? तो एक ऐसे मैट्रिक्स को आपको कंसीडर करना है, लेना है जो रो मैट्रिक्स हो और कॉलम मैट्रिक्स हो, एंड देन उसका ऑर्डर बताइए। तो बताइए आप मुझे, ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो रो मैट्रिक्स भी होगा, कॉलम मैट्रिक्स भी होगा? तो देखिए
क्या मैं 2 को बोल सकता हूँ रो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स? यस। और इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर 1 बाय 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें रो 1 हुआ और कॉलम 1 हुआ। तो अगर कोई रो मैट्रिक्स हो और साथ ही साथ वो कॉलम मैट्रिक्स हो तो उसका ऑर्डर 1 बाय 1 होगा। एक और एग्जांपल, जैसे अब 5 एलिमेंट का कोई मैट्रिक्स बनाते हैं और ये हमारा रो एंड कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 बाय 1। चलिए, आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू दिया हुआ है और आपसे कुछ प्रश्न किए जा रहे हैं। नंबर ए मैट्रिक्स ए के लिए आपका प्रश्न है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, फिर A2 3 क्या होगा, A3 1 क्या होगा। उसी तरीके से चौथा में मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या होगा, राइट एलिमेंट्स B1 3 B2 1 B3 3 B2 4 B2 3। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे किए जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स है 1 -2 5 3 4 -6 9 15 13 ऐसा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसे मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ क्योंकि कंपेयर करना है, तुलना करना है। तो इसको लिख सकता हूँ A1 1 हो जाएगा, A1 2 हो जाएगा, A1 3 हो जाएगा, A2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ऑर्डर के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि रो कितने हैं, रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं। तो देखिए रो आपका 3 है और कॉलम आपका 3 है। तो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। तो ऑर्डर क्या हो गया? 3। इसको अच्छे तरीके से रीड किया जाता है 3 बाय 3। आप 3 इंटू 3 आप पढ़ते हैं तो गलत रीडिंग है। सही तरीके से ऑर्डर को 3 बाय 3 पढ़ते हैं तो ऑर्डर 3 बाय 3 का आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन है A2 1 क्या होगा? A2 2 3 पूछा है, 2 3 क्या होगा? तो 2 3 कहाँ पे देख लीजिए, 2 3 यहाँ पे है, 2 3। तो इसको इससे कंपेयर कर लेंगे तो 2 3 यहाँ पे आ गया, 2 3 यही तो है, तो -6 हो गया। अच्छा मैं इसे अरेंज करके एक जगह पे सामने मैं लिखता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। ठीक है, तो इनको मैं सामने लिख देता हूँ, इनको सामने लिख देता हूँ। देखिए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू है 1 -2 5 3 4 -6 9 15 13 और ये रहा आपका A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब कंपेयर करके तुलना करके लिखिए। क्या पूछा है? 2 1 2 3 पूछा था, 2 3 देखिए यहाँ पे है, यही ना आपका 2 3 है। उसके बाद पूछा है 3 1, तो 3 1 यहाँ पे है, देखिए 3 1 यहाँ पे हो गया, ये है आपका 3 1। तो A3 1 3 है ना, 1 3, ये 1 3 आपका यहाँ पे है, 1 3 1 3 5 है। उसके बाद क्या पूछा है? अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बी के बारे में पूछा है, तो बी मैट्रिक्स को ले लेता हूँ मैं, इनको हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, इनको इरेज कर देता हूँ और बी को लाता हूँ। बी क्या है? बी क्या है? बी आपका है 2 5 19 7। उसके बाद है 35 फिर -2 -6
2, 5/2, उसके बाद 12, उसके बाद 12 है और नीचे में है √3, उसके बाद 1, उसके बाद -5, उसके बाद 17, ये दिया हुआ है। अब इसे लिख लेते हैं। ये 1 1 हुआ, सॉरी इसमें बी, क्योंकि इसमें बी इंडिकेट किया है, इसमें बी के लिए बी इंडिकेट आपको करना है, तो बी को इंडिकेट कर देता हूँ। देखिए बी, इसको बी के टर्म में लिख लेता हूँ मैं। देखिए समझिएगा, बी, ये हो जाएगा आपका ए, फिर से मैं ए लिख रहा हूँ, B11, B12, B13, B14, उसके बाद B21, B22, B23, B2324 हो जाएगा, B31, B32, B33, B34। तो ये मैट्रिक्स अपने मेरे पास आ चुका है 2 3 एंड ये 2 4 है। तो देखिए पूछा क्या है आपसे, पूछा है मैट्रिक्स बी का ऑर्डर पूछा है। तो ऑर्डर के लिए आपको क्या चाहिए, पहले रो चाहिए। तो कितने रो है, 1 2 3, 3 रो हुए। उसके बाद कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम है, देखिए 4 कॉलम। तो 3/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद पूछा है राइट एलिमेंट्स B13, उसके बाद B21, उसके बाद 3 उसके बाद 2 4, उसके बाद 2 3। तो 1 3 पे आइए, 1 3 यहाँ पे है, तीसरे नंबर में आ जाइए, तीसरे नंबर में रो 1 कॉलम 3, रो 1 कॉलम 3 मीन्स 19। उसके बाद पूछा है 2 1, 2 1 कहाँ पे होगा, तो 2 1 यहाँ पे, मतलब रो 2 और कॉलम 1, रो 2 और कॉलम 1। तो ये वाला एलिमेंट हो गया, इसके हिसाब से ये वाला एलिमेंट हो जाएगा ना, फर्स्ट वाला रो 2 कॉलम 1, ये ना है रो 2 कॉलम 1, 35। उसके बाद है आपका 3 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है 3 3, ये रहा 3 3, ये रहा 3 3, देखिए ये रहा 3 3, मतलब R3 और ये C1 है, C2 है, C3 है, C4। तो 3 R3 और C3 में जाना है आपको। R3 और C3 कहाँ पे होगा, ये आपका है, ये आपका है C1 C2 C3 और ये आपका R3 है। तो ये वाला एलिमेंट हो गया R3 और C3 में -5। उसके बाद आपका है 2 4, 2 4 क्या होगा, तो 2 4 कहाँ पे है, तो 2 4 यहाँ पे है, देखिए 2 4 यहाँ पे है। तो 2 4 मीन्स रो 2 और 4, रो 2 और कॉलम 4, तो रो 2 और कॉलम 4 ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। ये है आपका रो 2 कॉलम 4। उसके बाद 2 3, 2 3 कहाँ पे होगा, 2 3 कहाँ पे होगा, ये है 2 3, 2 3 मतलब रो आपका 2 है और कॉलम आपका 3 है। तो रो 2 कॉलम 3 ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ये आपका रो 2 और कॉलम 3 में है, मीन्स 5/2। तो इस तरीके से इसका आप आंसर लिखेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कंसीडर, क्या कहता है, कंसीडर मीन्स विचार करें, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ नोटबुक एंड पेन्स possessed by सुधा एंड हर 2 फ्रेंड्स सईदा एंड सिरमन। देखिए यहाँ कह क्या रहा है, यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे कुछ जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो नोटबुक और पेन्स के बारे में दिया हुआ है। मतलब सुधा जो है कितने नोटबुक लेती है, सईदा कितने नोटबुक लेती है, सिरमन कितने नोटबुक लेती है, और फिर नंबर ऑफ पेन्स, सुधा
पेंस कितना लेती है, सईदा पेंस कितना लेती है, सिरमन पेन कितना लेती है, उसको इस तरीके से टेबल में आपको दिया गया है। तो कहा है कि रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। मतलब ये जो ऊपर के जो टेबल आप देख पा रहे हैं, ये जो टेबल देख पा रहे हैं, इन्हें आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। और जब आप इन्हें मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका ऑर्डर 3/2 का होना चाहिए, मीन्स रो 3 होनी चाहिए एंड कॉलम 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो रो 3 और कॉलम 2 होनी चाहिए। एंड व्हाट डज इंक्रीज इन रोज एंड फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये रहा मैट्रिक्स के फॉर्म में, देखिए कितना रो, 3 रो बनाना है, R1 R2 R3 C1 C2 C3। R1 में कौन कौन है, R1 में आपका ये सब आ जाएगा। 3 रोज बनानी है, मतलब ये पूरा एज इट इज आप उतार दीजिए। 15 6 10 2 13 5, मतलब इसको आप C1 मान लीजिए, इसको C2 मान लीजिए और यहाँ पे बैठा दीजिए। अब आगे क्या बोलता है कि व्हाट डज इंक्रीज इन सेकेंड रो। तो सेकेंड रो में जो इंक्रीज है वो क्या है, तो सेकेंड रो में इंक्रीज का मतलब एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या है, 15 और 6 है। उसके बाद बोलता है एंड इंक्रीज इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट कॉलम में व्हाट डज द इंक्रीज इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट। अच्छा, जो फर्स्ट रो में इंक्रीज है, जो एलिमेंट है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट रो में जो इंक्रीज है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, और फर्स्ट कॉलम में जो इंक्रीज है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। जो फर्स्ट रो में है वो बताती है कि सुधा जो है वो 15 पेन्स और 15 नोटबुक और 6 पेन, 15 नोटबुक एंड 6 पेन ली है। कितना, सुधा के पास 15 नोटबुक है एंड 6 पेन है। ये आपको रो 1 से पता चलता है और कॉलम 1 से पता चलता है कि सुधा के पास, सईदा के पास और सिरमन के पास नोटबुक कितने हैं। तो कॉलम 1 जो है, कॉलम 1 से हमें पता चलता है कि कॉलम 1 में सुधा के पास क्या है, सुधा के पास 15 मेरा नोटबुक है, 10 मेरा नोटबुक है, 13 मेरा नोटबुक है। तो 15 10 ये आपका नोटबुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको R1 क्या बता रही है, R1 आपको नोटबुक सुधा और उसके द्वारा पेन, सुधा के पास कितना पेन है, रो 1 क्या बताती है कि सुधा के पास कितना पेन है और सुधा के पास कितना नोटबुक है और पेन है। और कॉलम 1 क्या बताती है, कॉलम 1 आपको बताती है कि तीनों के पास कितने नोटबुक है, बस यही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टाइप 2 का है, और टाइप 2 में जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो एक्स वाई आपसे पूछेगा, कभी एक्स का वैल्यू बताइए, कभी वाई का, कभी ए कभी बी, मीन्स दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन इस पे डाले गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स इक्वल जो होते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। जैसे अगर ए कोई मैट्रिक्स है, क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है, लेट्स से यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अगर मैं कहूँ कि इस मैट्रिक्स के इक्वल मैट्रिक्स आप बताइए तो आप क्या कहेंगे। इस मैट्रिक्स के इक्वल मैट्रिक्स लिखने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ तो वो मैट्रिक्स कैसा होगा, वो मैट्रिक्स होगा 1 2 3 4, तभी तो इक्वल होगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 1 है इसके जगह पे 1 ही होना चाहिए। 2 जिस जगह पे है इस मैट्रिक्स में
V2 उसी जगह पे होना चाहिए, और 3 इस मैट्रिक्स में जहां है, इस मैट्रिक्स में V3 उसी जगह पे होना चाहिए, और यहाँ का जो 4 है इस मैट्रिक्स में, ये इस मैट्रिक्स में भी वही होना चाहिए। मतलब अगर मैं इन्हें कोडिंग कर दूं तो 1 कहाँ पे है, 1 आपका है इस पे है 1, तो 1 आपका जो है, 1 आपका जो है, 1 जो है वो ये 1 1 पर है, ये 1 2 पे है, ये 2 1 पे है, ये 2 2 पे है, और इसके लिए कोडिंग B1 1 करता हूँ, और B1 2, B2 1, B2 2। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स इक्वल जब होते हैं तो ये 1 1 जो है इसके बराबर हो जाते हैं। देखिए ये जो है इसके बराबर हो जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे दो मैट्रिक्स इक्वल है तो A1 1 जो है बराबर हो जाएगा B1 1 के। मतलब इस मैट्रिक्स में अगर 1 रो 1 में है और कॉलम 1 में है, तो इधर जो है वो रो 1 और कॉलम 1, रो 1 और कॉलम 1, ये कॉलम 1 है, ये आपका रो 1 है। तो इधर अगर कोई एलिमेंट रो 1 कॉलम में है तो ये जो एलिमेंट होगा वो बराबर होगा इस मैट्रिक्स के रो 1 और कॉलम 1 वाले एलिमेंट के। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट जो कि रो 1 और कॉलम 1 में है, इस मैट्रिक्स के रो 1 और कॉलम 1 के एलिमेंट के बराबर होगा। उसी तरीके से 1 2 जो होगा वो B1 2 के बराबर होगा, और 1 3 जो होगा वो B1 3 के बराबर होगा। वैसे यहाँ पे 1 3 तो है ही नहीं, यहाँ 1 3 मैं लिया ही नहीं हूँ, तो लिया क्या हूँ, 1 2 हो चुका है 2 1, तो 2 1 जो होगा B2 1 के बराबर हो जाएगा, A2 2 B2 2 के बराबर हो जाएगा। तो मैट्रिक्स बराबर होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, संगत एलिमेंट बराबर होने चाहिए। संगत एलिमेंट जो है वो बराबर होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। संगत का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग होता है, कॉरस्पॉन्डिंग, संगत का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक, तो यहाँ A1 1 के संगत में कौन है, B1 1। A1 2 के संगत में कौन है, B1 2। A2 के संगत में B2 1, A2 के 2 2 के संगत में B2 2। तो इस तरीके से दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं। और एक और बात आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि दो मैट्रिक्स जब बराबर हो जाते हैं तो इसमें हम उनका ऑर्डर जो है वो देख पाते हैं, इक्वल रहता है दोनों का। मतलब दो मैट्रिक्स बराबर अगर हैं तो उनके ऑर्डर भी बराबर रहे होंगे दोनों का। मतलब अगर 2 by 2 ऑर्डर का कोई है मैट्रिक्स तो ये 2 by 2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के ही बराबर होंगे। अगर कोई मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर का है तो ये 3 by 3 ऑर्डर के ही बराबर, 3 by 3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के ही बराबर होंगे। अगर कोई मैट्रिक्स 2 by 3 ऑर्डर का है तो ये मैट्रिक्स 2 by 3 वाले मैट्रिक्स के ही, ये अगर 2 by 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो ये 2 by 3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के ही बराबर होंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब मैं क्वेश्चन कराता हूं इस पे। देखिए यहाँ पे कई क्वेश्चंस इस पे दिए गए हैं, इनको समझिएगा, इनको समझिएगा। जैसे 12 का 1 में है, दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, x प्लस वाई 2 1, x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू है 3 2 1 7। अब ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है, तो इक्वल कब होंगे। अच्छा यहाँ आपसे पूछा क्या है, x और y पूछा है, ठीक। तो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दिया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है,
और दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके संगत एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का संगत, इस मैट्रिक्स का संगत एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का जो ये एलिमेंट है ये इसके संगत में जो एलिमेंट है उसके बराबर हो जाए, और फिर ये टू इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जहाँ पे है उसके बराबर होना चाहिए, और ये वाला इसके बराबर हो जाए, और ये वाला इसके बराबर हो जाए। मतलब इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं, जैसे x प्लस वाई अपने इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होनी चाहिए, 2 इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग के एलिमेंट, 1 इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर हो जाए, x माइनस वाई इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर हो जाए, तभी हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स, तभी कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो मेरा x प्लस वाई किसके बराबर हो जाना चाहिए? 3 के बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर। उसके बाद x माइनस वाई किसके बराबर होना चाहिए? x माइनस वाई 7 के बराबर होना चाहिए। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्या कर रहे हैं? एडिंग कर रहे हैं, एडिंग जोड़ रहे हैं। तो y से y कट जाएगा और x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और इधर 3 प्लस 7 10 हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू 10/2 मीन्स 5 आ जाएगा। अब x बराबर जो 5 आप लाए हैं, x बराबर जो 5 लाए हैं, किसी एक में पुट कर दीजिए, किसी एक में पुट कर दीजिए। जैसे x प्लस वाई बराबर 3 है, इसमें मैं पुट कर देता हूँ, 5 इस जगह पे रख दीजिए, 5 इस जगह पे रख दीजिए, तो y का वैल्यू मिल जाएगा। y का वैल्यू क्या हुआ? 3 माइनस 5 मीन्स -2। तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू आपका, x का वैल्यू 5 भराएगा यहाँ पे, और y का वैल्यू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। 12 का सेकेंड नंबर में भी दो मैट्रिक्स ऐसे हैं जो बराबर हैं, ऐसे हैं जो बराबर हैं। तो पूछा है कि बताइए P और Q द कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q x, y एंड x1, y1 रिस्पेक्टिवली, देन P एंड Q। मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे P और Q के बीच के डिस्टेंस पूछा है, तो P और Q के बीच के डिस्टेंस में आपको P का कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट मींस इसका निर्देशांक x, y, और Q का जो कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो अगर मुझे x और y पता चल जाए और x1, y1 पता चल जाए तो P और Q के बीच के डिस्टेंस निकल जाएंगे। और x और y, x1 और y1 पता करने के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि दोनों मैट्रिक्स बराबर है। तो जब दो मैट्रिक्स बराबर है, क्या क्या है? x माइनस वाई, 2x माइनस x1, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, 3x प्लस y1 बराबर है -1, 5, 0 और 13। यहाँ से हम लोग x, y, x1, y1 फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर है। इसका मतलब x माइनस वाई जो होगा वो बराबर होगा इस -1 के, -1 के, और ये 2x माइनस वाई 0 के बराबर हो जाएगा, 2x माइनस वाई 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर 2x आ गया। अब इस y बराबर 2x जो आया है इसमें रख दीजिए। तो x माइनस वाई बराबर -1 में यहाँ पे आपको कितना रखना है? 2x। तो यहाँ पे 2x रख देते हैं, तो y का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए y बराबर 2x रखना था ना, मिस्टेक हो चुका है, सही कीजिए। देखिए x माइनस वाई का वैल्यू आपको 2x रखना है, 2x, और बराबर में -1 है, तो ये x माइनस 2x बराबर -1 आया। तो ये -x बराबर -1 आया, मीन्स x बराबर 1 आ गया। तो x बराबर 1 आ चुका है, इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब x बराबर 1 जो है इसमें रख देते हैं, तो y बराबर मिल जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे 1, तो 2 आ गया। तो y का वैल्यू 2 आ चुका है। अगला जो है हम लोगों को x1 और y1 पता करना है, x1 और y1 पता करना है।
तो x1 और y1 देखिए, अगली बार हम लोग 2x माइनस x1 बराबर इसके 0 हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। 2x माइनस x1 5 के बराबर हो गया। यहाँ से 2 इंटू एक्स का वैल्यू पता है 1 है, तो यहाँ 1 लगा दीजिए, ये x1 बराबर 5। अब 2 माइनस x1 इज इक्वल टू 5। अब इस 2 को इधर लाते हैं तो माइनस x1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 हो जाएगा, इधर प्लस था, इधर आने पे माइनस हो गया। माइनस x1 बराबर 3 मीन्स x1 बराबर माइनस 3 हो गया, तो x1 भी आ चुका है -3। अगला नंबर ये है, इसको हम लोग करेंगे इसके बराबर 13 के बराबर। ये आपका क्या है 13 है ना, ये आपका 13 है, ये आपका 13 है, ये आपका 13 है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। मीन्स 3x प्लस y1 बराबर 13। और यहाँ x का वैल्यू अगर लगा दे तो y मिल जाएगा। x का वैल्यू देखिए क्या है, 3 गुणा x का वैल्यू 1 है, y1 इज इक्वल टू 13, तो y1 बराबर 13 माइनस 3 मीन्स 10 आ गया, तो y1 भी आ चुका है 10। अब क्या हम लोगों को पता करना था, p और q के बीच के डिस्टेंस पता करनी थी। p और q के बीच के डिस्टेंस पता करना है। तो p क्या था, पॉइंट x, y था। p मेरा x, y है, देखिए x, y है, p क्या है x, y है, तो x आ चुका है 1 और y आ चुका है 2, तो 1, 2 पॉइंट बन गया। q मेरा क्या है x1, y1 है, और x1 कितना है, देखिए x1 कितना है -3, y1 10। अब p और q के बीच के डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये हुआ pq। अब x2 देखिए कौन है आपका x1, इसको मान लेंगे हम लोग x1 y1, और इसको मान लेंगे x2 y2, और इस फार्मूले में लगा दीजिए x2 माइनस x1 मीन्स -3 x1 1 होल स्क्वायर, प्लस y2 बोले तो 10 माइनस y1 बोले तो 2 का होल स्क्वायर, और ये रहा आपका अब -3 -1 -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 2 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर हो गया। आगे देखिए क्या आ रहा है, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 8 64 आएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं तो 6 4 10 और 6 और 1 7 और 1 8 आ रहा है, 6 और 1 7 और 1 8 आ रहा है, तो √80 इसका आंसर आ रहा है। अब चाहे तो इसको बाहर भी कर सकते हैं, कैसे देखिए, इसको लिख सकते हैं, इसको फैक्टर कर दीजिए, 80 को फैक्टर कर दीजिए, कितने बार फैक्टर होगा, 40 आ गया, 20 आ गया, 10 आ गया, 5 आ गया, तो कितने दो है, 4 दो है, तो 4 के बदले देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आ रहा है, तो इस 2 के बदले 2 बाहर आएगा, और इसके बदले 2 बाहर आएगा √5, तो कितना आ जा रहा है 2 दूना 4 √5, तो ये हुआ आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का फर्स्ट। 13 में और भी क्वेश्चन है, तो इसमें आपको x y z w का वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ भी आपको 2 मैट्रिक्स इक्वल दिया गया है। मैं इन्हें लिख लेता हूँ, देखिए क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई 2x प्लस जेड 2x प्लस जेड 2x प्लस जेड, दूसरा है 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई 3z प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1 5 0 13, और पूछा है कि x
वाई जेड और डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कैसे इसको फाइंड करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, बराबर दिया हुआ है, मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो -1 के बराबर हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर -1, और ये 2x माइनस वाई 0 के बराबर हो जाएगा, 2x माइनस वाई 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर 2x आ गया। अब इस 2x का वैल्यू इसमें रख देंगे, x माइनस वाई बराबर 1 में, तो x माइनस वाई बराबर 2x रख दिए, तो ये हुआ -1। अब ये हो जाएगा x माइनस 2x बराबर -1, मीन्स माइनस x इज इक्वल टू -1, मीन्स x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब x का वैल्यू ये जो है यहाँ पे रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू 1 आया और y का वैल्यू 2 आ गया। तो इनको मैं एक जगह पे कलेक्ट कर लेता हूँ, x बराबर 1 y बराबर 2, और इनको इरेज कर देता हूँ। अब अगला नंबर देखिए, आगे आपको क्या पता करना है। आगे जेड और डब्लू का वैल्यू, तो जेड और डब्लू वाला यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को। ये जो है ये किसके बराबर होगा, ये जो है वो किसके बराबर होगा, ये आपका 5 के बराबर हो जाएगा। 2x प्लस जेड बराबर 5, 2x का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस जेड इज इक्वल टू 5, मीन्स 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, मीन्स जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो जेड का वैल्यू 3 आ चुका है। एंड ये जो है किसके बराबर है, ये आपका 13 के बराबर है। 3z प्लस डब्ल्यू बराबर 13, 3 इंटू जेड का वैल्यू 3 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 13, डब्ल्यू इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 9 उधर जाएगा माइनस, डब्ल्यू इज इक्वल टू 4, तो डब्ल्यू का वैल्यू 4 आ चुका है, सभी का वैल्यू निकल गया। तो ये रहा इसका क्वेश्चन का आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 13 का 2 है और ये 3 है। तो देखिए दोनों को मैं, दोनों मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ यहाँ पे, x माइनस वाई जेड 2x माइनस वाई डब्ल्यू बराबर -1405। तो यहाँ पे आपका ये जो है वो -1 के बराबर हो जाएगा, और ये जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अभी इस तरीके क्वेश्चन किए हैं, इसको आप कर लीजिए। और z जो है 4 के बराबर हो जाएगा, और w जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा, w 5 के बराबर। ये काफ़ी सिंपल था। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर में है x 3x माइनस वाई 2x प्लस जेड 3y माइनस डब्ल्यू बराबर दिया हुआ है इसके 3 2 4 7। अब यहाँ पे ये जो है 3 के बराबर हो जाएगा, तो x का वैल्यू पता चल गया। ये जो है इसके बराबर हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2, x का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो y का वैल्यू मिल रहा है -y बराबर 2, इसको उधर लेके जाइए, तो 3 3 9 मीन्स -7, तो माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 7 आ गया। उसके बाद ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, 2x प्लस जेड बराबर 4, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 3 है, 3 प्लस जेड इज इक्वल टू 4, जेड इज इक्वल टू 4 माइनस इसको उधर लेके जाइए, तो ये 6 हो जाएगा, उधर जाने पर -6 हो जाएगा, तो -2 हो गया। अब फाइनली ये जो है इसके बराबर है 3y माइनस डब्ल्यू बराबर 7, y का वैल्यू देखिए यहाँ पे रख दीजिए, 3 इंटू 7 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7, तो 7 21 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7, तो इसको उधर लेके जाइएगा, तो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7 माइनस 21, तो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7 माइनस 21 कितना हो जाएगा, तो 14 आ रहा है, माइनस के 14, माइनस माइनस कट जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 14 आ गया। तो सभी का वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया।
तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 14। यहाँ भी आपको वही चीज़ दिया है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू बताइए, तो इसको भी जल्दी से कर देते हैं। क्या है, एक्स प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स इंटू वाई बराबर 6 टू 5 8। इस क्वेश्चन को समझिएगा, इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई जो है 6 के बराबर हो गया, तो एक्स प्लस वाई जो है उस 6 के बराबर हो गया, इक्वेशन 1 बोल देते हैं। एंड 5 प्लस जेड जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा, 5 प्लस जेड 5 के बराबर हो जाएगा। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर 5 माइनस 5 हो जाएगा। इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 0 हो गया, जेड का वैल्यू मिल चुका है। अब एक्स इंटू वाई 8 के बराबर है, एक्स इंटू वाई 8 के बराबर है, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इक्वेशन 1 से चलते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 6, यहाँ से वाई फाइंड कर लेते हैं 6, इसको इधर लाइए, 6 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये जो आया है वाई बराबर इसमें रख देते हैं इक्वेशन 2 में। तो x इंटू वाई बराबर 8 है, और यहाँ पे y का वैल्यू चिपका दीजिए। तो x इंटू क्या हो जाएगा, x इंटू 6 माइनस एक्स हो जाएगा बराबर 8। अब इसको 6x से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 8 हो गया। उसके बाद इन सभी को उठा करके इधर लाइए, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 6x नेगेटिव हो जाएगा, और प्लस 8 बराबर 0। अब आगे देखिए, आगे देखिए एक्स स्क्वायर, अब इसको फैक्टर करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 फैक्टर करने तो आता है ना। अब देखिए x कॉमन कर देता हूँ, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो ये x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ x माइनस 4 बराबर 0 होगा, या तो x माइनस 2 बराबर 0 होगा। तो x का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 2 आ गया। तो जब मेरा x का वैल्यू 4 होगा तब y निकालिए क्या होगा। जब x का वैल्यू 4 होगा तो y क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसके जगह पे 4 रख दिए। और जब मेरा x का वैल्यू 2 होगा तब y क्या होगा, तो 6 माइनस 2 मीन्स इसमें 4 आ रहा है, ठीक है, 2 मीन्स 4 आ रहा है। आप इसका भी यूज करके निकाल सकते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं। कैसे, y का वैल्यू, तो y का वैल्यू के लिए आपको 8/x हो जाएगा, इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो, और x का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्या, x का वैल्यू 4 दिया हुआ है। x का वैल्यू जब 4 लीजिएगा तो y 2 आ जाएगा, देखिए 2 आया है। एंड x का वैल्यू 8/x, x में अगर 2 लेते हैं तो 4 आ जाएगा, और यहाँ 4 आया है। तो यहाँ पे जो है वो x का वैल्यू, मुझे x का जो वैल्यू है वो 2 मिल रहा है और 4 मिल रहा है। तो जब 2 मिलता है तब y क्या मिला है, देखिए जब x 2 है तो y मुझे 4 मिला है। वहीं x बराबर जब मेरा 4 है तब y क्या है, 4 पे y मेरा 2 है, 2 है। अब मैं इन्हें इरेज करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। देखिए अब आपको चेक करना है कि ये जो वैल्यू आए हैं क्या ये सारे लिए जाने हैं या कुछ को हटाना पड़ेगा। और इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे आकर के इस मैट्रिक्स में। सबसे पहले x बराबर 2 और y बराबर 4 को चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है। जैसे इसमें देखिए, जब x का मान 2 और y का मान 4 लेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा। और इधर जो मैट्रिक्स आपका है 6 2 5 8 इसके बराबर आना चाहिए, आ गया। और x इंटू वाई मीन्स 2 इंटू 4 8 आना चाहिए, 8 आ चुका है। क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 8 आ चुका है, मीन्स ये सही है। उसी तरीके से 4 और 2 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है 2 और 4, और x का वैल्यू 2 और 4, y का वैल्यू 4 2, ये इसका आंसर हुए, ठीक है।
ये समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका, बहुत ही सिंपल है। इसमें कुछ भी नहीं आपको करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए क्या है, यहाँ 4 जो है एक y के बराबर हो जाएगा, और z जो है 3 के बराबर हो जाएगा, x जो है 1 के बराबर हो जाएगा, और 5 के बराबर है। तो सभी का वैल्यू मिल गया यहाँ पे। तो ये तो सिंपल था आपका। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा है x, दूसरा है x प्लस जेड इज इक्वल, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 957 है। तो यहाँ पे ये जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, ये जो है इसके बराबर बराबर होगा, और ये इसके बराबर। मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो जाएगा, एक्स प्लस जेड बराबर 5 हो जाएगा, और वाई प्लस जेड बराबर 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो मैट्रिक्स आपका है वो 3/1 का है, और ये भी 3/1 का है। ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिए। अब यहाँ से एक्स वाई जेड का मान फाइंड करना है, तो क्या करते हैं कि यहाँ से एक्स प्लस जेड का वैल्यू यहाँ पे एक्स प्लस जेड में बैठा देते हैं, वाई मिल जाएगा। मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जो 9 है, इसमें एक्स प्लस जेड को इकट्ठा कर लीजिए, और यहाँ पे इसका वैल्यू चिपका दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस वाई बराबर 9, तो वाई बराबर 9 माइनस 5 मीन्स 4 आ गया। वाई का वैल्यू 4 आ चुका है। अगर मैं इस 4 को यहाँ पे रख दूँ, तो जेड का वैल्यू 7 माइनस वाई मीन्स 7 माइनस 4 मीन्स 3 आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोगों को क्या पता करना है, जेड पता करना है। जेड हो चुका है, एक्स पता करना है। देखिए क्या क्या मैंने फाइंड किया है, y बराबर फाइंड कर लिया है 4, और z बराबर फाइंड कर लिया 3। x का वैल्यू पता करना है, तो x प्लस जेड बराबर 5 है। अगर मैं इस 3 को यहाँ पे रख दूँ, तो x बराबर क्या होगा, 5 माइनस जेड मीन्स 5 माइनस 3 मीन्स 2। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो चुका है। देखिए, तो x का वैल्यू पता चल गया है, y का वैल्यू पता चल गया है, z का। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। देखिए इसमें क्या है, 15 में आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 2a प्लस बी, ए माइनस 2b, उसके बाद 5c माइनस डी, उसके बाद 4c प्लस 3d इज इक्वल टू है 4 माइनस 3 11 24। अब यहाँ दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो आप तो समझ गए होंगे कि क्या मैं बोलने वाला हूँ। ये जो है इसके बराबर हो जाएगा 4 के, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, ये माइनस 2b बराबर माइनस 3। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर c और d में आएंगे। तो देखिए इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और जोड़ देता हूँ, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके, तो b और b कट जाएगा कि नहीं। तो क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 दूना 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 2b हो जाएगा, और ये 2 चौके 8 हो जाएगा। उसके बाद इधर 1 से गुना करेंगे, तो a माइनस 2b बराबर माइनस 3 हो जाएगा, और इनको जोड़ दीजिए। जोड़ देने पे देखिए कट गया ये। अब 4 और 1 5 हो गया 5 पे, और यहाँ 8 और 3 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आया बताइए, 5 डिवाइडेड बाई 5, इसको इधर डिवाइड कर दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। सो a का वैल्यू 1 आ गया। अगर a का वैल्यू 1 किसी में रख देते हैं, या इसमें, तो b निकल जाएगा। मीन्स 2a प्लस 1 इसमें ही रख देते हैं, 2a प्लस b बराबर 4 है। a का वैल्यू यहाँ पे चिपका दीजिए, 2 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो b इज इक्वल टू 4 माइनस, इसको उठा करके इधर लाइए, माइनस हो जाएगा, तो 2 हो गया। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आया, 1 आया, और b का वैल्यू क्या आया, 2 आ गया। अब इनको मैं हटा देता हूँ। तो अगला जो है c और d, उसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए ये जो हमारा है वो किसके बराबर हो जाएगा, 11 के। 5c
माइनस डी बराबर 11 एंड 4c 3d के 4c प्लस 3d जो है वो 24 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ, तो d मेरा कट जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे। देखिए तो d मेरा कट जाएगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 से 15c हो जाएगा, और 3 से माइनस के 3d हो जाएगा, और 11 से इस 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 33 हो जाएगा। एंड इधर 4c और ये 3d हो जाएगा बराबर 24। अब इनको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, डी कट गया, 3d, तो 15 4 19 सी आ रहा है, और इधर कितना आ रहा है, 4 और 3 7, और 3 और 2 5, 3 और 4 7, 3 और 2 5, तो 57/19 कट रहा है कितने बार में, 3 बार में। 19 दिया कितना होता है, देखिए 3 9 27 के साथ हाथ में 2, और 3 और 2 5, मीन्स सी का वैल्यू आ गया 3 आ गया। अब इस सी का वैल्यू को जो है किसी एक में रख देते हैं, या इसमें या इसमें, तो इसी में रख देते हैं। तो 5c माइनस डी बराबर 11 है। 5 इंटू सी का वैल्यू कितना है, 3 है, माइनस डी बराबर 11, तो 3 5 15 हो जाएगा, और ये 11 माइनस 15 हो गया, इनको गुणा करेंगे 15 आएगा, और इसको इधर लाइएगा तो माइनस 15 होगा। माइनस डी बराबर -4, तो डी का वैल्यू 4 आ गया, माइनस माइनस कट गया, तो सी का वैल्यू कितना आया, 3 आया, और डी का वैल्यू कितना आया, 4 आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो गया। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आज बस इतना ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के पार्ट का सॉल्यूशन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और